Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Ali Raza and welcome to Pen Gravity. इस लेक्चर के अंदर हम करेंगे जो हमारा टुडे डॉन न्यूज़पेपर है उसके एडिटोरियल्स का एनालिसिस विद प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड टुडे इज 22 अक्टूबर 2024। ये रहा आपका जो डॉन न्यूज़पेपर है उसके एडिटोरियल्स और ओपिनियंस वाला पेज। और इस लेक्चर के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा 1, 2 एंड 3 ये तीनों एडिटोरियल्स। बाकी ये जो ओपिनियंस हैं 1, 2, 3 एंड 4, अगर इन द सेम फैशन आप इनका लेक्चर भी लेना चाहते हैं तो इस लेक्चर के लिए आपको इस नंबर पर जो है व्हाट्सएप करके आप अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो करवा सकते हैं। और प्रीवियस लेक्चर्स जो हैं जनवरी से लेकर ऑनवर्ड वो भी अवेलेबल हैं। कोई भी लेक्चर आप सुनना चाहें वो आप सुन सकते हैं डॉन ओपिनियन एनालिसिस के, मतलब के इस पोर्शन के। ये जो ओपिनियंस राइटर लिखते हैं ये बेसिकली एक किस्म के आप समझ सकते हैं आपके मिनी ऐसे हैं। ये आपकी हेल्प करेंगे इंग्लिश ऐसे में, करंट अफेयर्स में, पाकिस्तान अफेयर्स में, सोशल साइंसेस के जो आपके ऑप्शनल के सब्जेक्ट्स हैं जैसे आईआर है, पॉलिटिकल साइंस है, यूएसए हिस्ट्री है, इंडो पाक हिस्ट्री है, इंटरनेशनल लॉ है एंड मैनी जस्ट लाइक दिस। और भी जो सब्जेक्ट्स है वहां पर भी आपकी ये हेल्प करेंगे और सबसे बढ़कर आपकी क्रिटिकल अप्रोच डेवलप करेंगे, आपकी आर्गुमेंट बिल्डिंग अप्रोच भी डेवलप होगी इन लेक्चर्स के थ्रू। ठीक है। और बाकी इंग्लिश ऐसे जो है उसमें ये तो आप पेपर्स आप जो है आराम से पास कर सकते हैं, बट इंग्लिश ऐसे में आपको इसके साथ एक और चीज भी रिक्वायर्ड है एंड दैट इज राइटिंग प्रैक्टिस। बगैर राइटिंग प्रैक्टिस के काम नहीं चलने वाला। और इसके लिए अलहदा से एक सेशन हमारा कंटिन्यू है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ राइटिंग प्रैक्टिस ही करवाई जाती है। बाकी ये करंट ग्लोबल इश्यूज जो चल रहे हैं उनकी लिस्ट है, आपने इसको स्टॉप करना है वीडियो को और इनको एक दफा पढ़ लेना है। ये जो है आपके जो दूसरा ग्लोबल करंट ग्लोबल इश्यूज हैं और ये आपके नेशनल इश्यूज हैं। ठीक हो गया, इनको आपने एक दफा रीड आउट जरूर कर लेना है। बाकी जब नेक्स्ट चीफ जस्टिस आपका फर्स्ट एडिटोरियल है तो इसमें राइटर कहना क्या चाहता है, सिंपल एंड टू द पॉइंट बात है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। और बात यह है कि 25 आपकी जो अक्टूबर है 2024 आपके जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है काजी फायज ईसा साहब वो रिटायर होने जा रहे हैं। तो अब क्वेश्चन यहां पर है हु विल बी द नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तो पहले क्या था अब क्या है, कैसे चीफ जस्टिस सिलेक्ट होगा, वो सारी बात इसके अंदर की जा रही है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपकी 26th अमेंडमेंट इन लोगों ने की है, डायरेक्ट उसके साथ जाकर ये लिंक करती है। तो पहले तो हम लोग देखते हैं सादा सी बात क्या है। सादा बात बेटा ये है कि ये जो साहब हैं ये हैं आपके करंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा साहब। इनके बाद जो मोस्ट सीनियर चीफ जस्टिस जज हैं, जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो कौन है, वो है जनाब अली ये जस्टिस मंसूर अली शाह। तो मतलब कि इनके बाद नंबर बनता है इनका जस्टिस मंसूर अली शाह का कि ये बने नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। और ऐसे ही होना था अगर 26th अमेंडमेंट ना होती तो, जो कि आपको पता है कल कर दी गई है 26th अमेंडमेंट। अब जब 26th अमेंडमेंट कर दी गई है तो इस 26th अमेंडमेंट जो आपके 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर की गई है उसमें एक चीज ये भी कहा गया है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा वो जिस तरीके से पहले सिलेक्ट होता था उस तरीके से सिलेक्ट नहीं होगा। तो होगा क्या अब ये हुआ करेगा कि जो मोस्ट सीनियर जजेस थे, तीन मोस्ट सीनियर जजेस, जैसे ये नंबर 1 पे ये है, नंबर 2 पे ये हैं, नंबर 3 के पे है, यानी कि ये तीन मोस्ट सीनियर जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के। तो जो मोस्ट सीनियर जजेस होंगे, जस्टिस होंगे सुप्रीम कोर्ट के, उनको क्या किया जाएगा, उन तीनों में से एक बंदा सिलेक्ट किया जाएगा एज ए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। ये हुआ है 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु विल सिलेक्ट, सिलेक्ट कौन करेगा इन तीनों में से कि कौन बनेगा नेक्स्ट चीफ जस्टिस। तो सिलेक्ट करेगी आपकी पार्लियामेंट्री कमेटी, पार्लियामेंटेरियन कमेटी, मतलब कि आपके सियासतदान, आपके पॉलिटिशियंस, आपके एमएनए, वो अब सिलेक्ट करेंगे कि कौन नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेगा। तो यही बात इतने दिनों से की जा रही थी कि ये जो 26th अमेंडमेंट है ये क्या करेगी, ये जुडिशरी को ले जाएगी किसके अंदर, पार्लियामेंटेरियंस के अंदर। और ये जुडिशरी चली गई है पार्लियामेंटेरियंस के अंदर। ठीक है। तो पहले था आपकी जो स्टेट ऑफ पाकिस्तान थी उसकी 3 पिलर्स थे,
पार्लियामेंट, एग्जेक्टिव एंड जुडिशरी, और ये तीनों इक्वल थे, तीनों इक्वल थे। ठीक है, कोई दूसरे के ऊपर जो पावर का इजहार नहीं करता था। ठीक है, लेकिन अब इस अमेंडमेंट के बाद ये जो जुडिशरी है अब ये नीचे चली। ठीक है, अब जुडिशरी का जो हेड है, जैसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है जो कि सुप्रीम कोर्ट का होगा, इन द सेम फैशन जो आपके हाई कोर्ट्स के जजेस होंगे, जस्टिस होंगे वो, इसके अलावा जो आपका जुडिशियल कमीशन के मेंबर्स होंगे वो, इन सब को कौन अपॉइंट करेगा? इन सब को पार्लियामेंटेरियंस अपॉइंट करेंगे, मतलब कि पार्लियामेंटेरियन के ये अब कंट्रोल में बात जा चुकी है। सो ये काम बेटा किया गया है 26 अमेंडमेंट में, जहां इस साहब ने बनना था नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। अब इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब क्या करेगी? ए ऑप्शन, जिस तरह से होती है आपके एग्जाम में भी, ए ऑप्शन ये होगी, बी ऑप्शन ये होगी एंड सी ऑप्शन। इन तीनों में से अब क्या करेगी? जो पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाएगी वो जिसको चाहे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बना दे। तो अल्टीमेटली फिर आपको पता है किसको बनाया जाएगा? उसी को बनाया जाएगा जो कहेगा यस सर। ठीक है, तो जब जुडिशरी ने कह दिया यस सर तो फिर पीछे का रह गया। बहरहाल, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आप जरा गौर से सुन लें कि इस सूरत हाल में हम लोग पहुंचे क्यों। व्हाट इज द रीजन ऑफ बिहाइंड दिस कि इतनी जल्दी जल्दी जो है 26th अमेंडमेंट जो है कर दी गई। तो वाई, क्या प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम यही थी कि 25th को चीफ जस्टिस साहब ने रिटायर हो जाना था, नेक्स्ट जो है इस चीफ जस्टिस ने आ जाना था, और अगर ये आ जाता नेक्स्ट चीफ जस्टिस, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब आ जाते, इन्होंने आना था अपनी सीनियोरिटी के बेस पर, अपने मेरिट पर। तो अगर ये आ जाते तो फिर एक प्रॉब्लम पैदा होनी थी, और वो प्रॉब्लम थी रिजर्व्ड सीट्स की। रिजर्व सीट का जो केस था उसकी, यानी कि अब रिजर्व सीट के बारे में मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है, मेरे ख्याल में आपको इस चीज का पता होगा कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस होते हैं, उसके बाद पाकिस्तान के अंदर 60 सीट्स जो है वुमेन की एंड 10 सीट्स जो है नेशनल असेंबली के अंदर मिनॉरिटीज की, ये जो होती हैं इनके ऊपर इलेक्शन नहीं करवाया जाता, बल्कि जितनी कोई पॉलिटिकल पार्टी सीटें जीतती है उसकी परसेंटेज के हिसाब से ये सीटें उनको दे दी जाती हैं उस पार्टी को। लेकिन अब जो है क्योंकि पीटीआई को एज ए पार्टी जो है इलेक्शन में नहीं गई, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट गए, तो पार्टी अब पीटीआई की 100+ सीटें हैं, लेकिन उसको यहां से कुछ नहीं मिला। ठीक है, और ये सीटें दे दी गई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को, और इन सीटों की बेस के ऊपर इनकी जो है 2/3 जो मेजोरिटी बनती है, और इस वजह से वो गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला कर दिया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह काम गलत किया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिनकी जो क्योंकि पीटीआई वाले जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स थे उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ मिल गए हैं, तो जितनी सीटें उनकी बनती हैं उनको दी जाए, और अगर वो सीटें अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक वो सीटें दे दी जाती हैं तो इनकी गवर्नमेंट नीचे गिर जाती है। तो इस वजह से अब उन्होंने क्या किया कि ये जो काजी, ये बंदा जो था मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह, ये उस बेंच के हिस्सा थे जिन्होंने ये फैसला सुनाया है। ठीक है, मतलब कि अगर ये 25th को ये बंदा आ जाता है एज ए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तो ये फैसला कायम रहेगा, अगर ये फैसला कायम रहता है तो ये नहीं रहते, अगर ये नहीं रहते तो फिर इसके लिए भी प्रॉब्लम पैदा हो सकती है। तो लिहाजा इन सारी प्रॉब्लम्स का हल यही था कि नेक्स्ट जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लगाया जाए वो ऐसा बंदा लगाया जाए जो इन रिजर्व सीट के ऊपर कोई बात ना करे या इस फैसले को चेंज कर दे, ताकि इनकी गवर्नमेंट और इनकी जो है पावर में सारा कुछ सेफ रहे। सो दैट इज द स्टोरी जो कि राइटर ने लिखी है, मैं नहीं कह रहा। ठीक है, मेरे पे नहीं जाना, क्योंकि बाज औकात आपकी अफिलिएशन होती है, किसी की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से होगी, किसी की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से होगी, लेकिन बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर एग्जाम्स आपको किसी के साथ अफिलिएशन नहीं रखनी चाहिए। आपको एक स्टूडेंट होना चाहिए, और स्टूडेंट वो होता है जो जिसको जहां से कोई अच्छी बात मिलती है वो सीख लेता है, और जो उसके पास गलत इंफॉर्मेशन होती है उसको अरेज कर देता है। तो आप जो है अपने आप को अभी और सीखें, किसी को बुरा ना कहें, लेकिन देखें, समझें, अपनी अकल का इस्तेमाल करें, कौन क्या कर रहा है, किस तरह कर रहा है, और फाइनली फिर अल्लाह ताला ने जो आपको इल्म दिया होगा, जो आपको अकल फहम दिया होगा, उसके मुताबिक फिर अपनी अपनी राय आप कायम कर सकते हैं। हर इंसान की राय एक दूसरे से डिफरेंट है। ठीक है, तो ये थी बेटा सारी की सारी स्टोरी जो इस राइटर के अंदर। तो यहाँ से आप फिर देख सकते हैं कि जो 26th अमेंडमेंट हुई है उसके उसको क्यों किया गया, उसको जुडिशरी को कंट्रोल करने के लिए किया, और यही चीजें यहाँ पर लिखी हुई है। और अभी
22 अक्टूबर हो चुका है आज, इसका फैसला करना ही करना है विद इन 3 डेज। इन्होंने प्रियोर टू विद इन 3 डेज, रिटायरमेंट से 3 दिन पहले ये फैसला करना है कि किस बंदे को लगाना है। अब आप खुद समझ सकते हैं कि अब आपकी जुडिशरी जो है, अब यहाँ पर नुकसान भला किसको होगा? सबसे ज्यादा नुकसान होगा इस भाई को जो यहाँ पर इसके साथ खड़ा है, ये वाला जिसकी टांगे टूंगे तोड़ के खड़ा किया हुआ है। इसको आप कुछ भी कह सकते हैं, बट मैं इसको सिटीजन कहूंगा, क्योंकि इस ये नहीं, ये पिलर स्टेट नहीं, जुडिशरी नहीं गिरी, जुडिशरी की पावर्स नहीं गई, ये पावर्स गई है इस बंदे की। क्योंकि इस बंदे को जो एक आम सिटीजन है, जब इसके साथ कोई ज्यादती होती है तो इसको यहां से ही उम्मीद होती है कि मेरा फैसला शायद यहां से हो जाए। लेकिन फॉर एग्जाम्पल इन इस ग्रुप में से या इस ग्रुप में से इसके साथ कोई ज्यादती करता है और ये इसके पास जाता है, तो क्या ये तो इस काबिल ही नहीं है कि इनको पूछ सके? क्योंकि ये तो वो उसको लगाएंगे जो पूछने की हिम्मत ही ना करे। बहरहाल ये पाकिस्तान में हो रहा है करंट सिनेरियो के अंदर, और आप देख सकते हैं कि वेयर वी आर गोइंग। तो बस यहाँ से फिर ये साबित होता है कि अब पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। और वो वायलेशंस मैं आपके साथ या आप मेरे राइट्स की नहीं करेंगी, स्टेट हमारे राइट्स की वायलेशंस करेगी और कर भी रही है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का क्या किया आपका, सोशल मीडिया का क्या हाल कर दिया, इंटरनेट का क्या हाल कर दिया, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ क्या किया जा रहा है, फिर इसी तरीके से जो पश्तून इत्तेहाद मूवमेंट वाले हैं उनके साथ किया क्या किया जा रहा है, बलूचिस्तान वालों के साथ क्या किया जा रहा है, बड़ी लंबी लिस्ट है। तो ये कौन कर रहा है? ये स्टेट कर रही है। बाहर वार्निंग साइन पाकिस्तान में है ना, पाकिस्तान को वार्निंग मिलनी दोबारा शुरू हो गई है। कहां पर वार्निंग मिलनी शुरू हो गई है? तिरहा के एरिया में। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, खैबर एजेंसी है। तो ये जो एरिया है ये अफगानिस्तान का बॉर्डर है, और ये यहाँ पर ये है खैबर एजेंसी के पास, ये वाला जो एरिया है यहाँ पर वार्निंग मिलनी शुरू हो गई है। तो स्टोरी सिंपल सी है, और स्टोरी ये है कि इस एरिया में तहरीके तालिबान पाकिस्तान और इसके साथ जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है एक, उन्होंने अपने पंजे गाड़ दिए हैं, लश्कर इस्लाम एंड तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जो कि दोनों ही बैन है। वो अब इस एरिया में उसके गैंग्स जो हैं वो घूम फिर रहे हैं। हालांकि वहां पर आपकी आर्मी ने ऑपरेशंस भी किए, बट स्टिल दे आर, वो वहां पर आजादी से घूम रहे हैं। ना सिर्फ घूम रहे हैं, बल्कि उन्होंने अब जुम्मे के दिन के नमाज के बाद खुद के बाद अनाउंसमेंट भी करना शुरू कर दी है। क्या कि जितने भी यहाँ पर सरकारी एम्प्लॉयज हैं जो स्टेट के हैं, या तो वो हमारे साथ मिल जाएं या फिर इस इलाके को छोड़कर चले जाएं। उन्होंने वहां का गवर्नेंस स्ट्रक्चर अपने कंट्रोल में कर लिया है, लोगों से टैक्स लेना शुरू उन्होंने वहां पर कर दिया है, और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को वहां से भगाना शुरू कर दिया है। नो, सो दे आर टेकिंग कंट्रोल, उस इलाके का कंट्रोल बच्चे दे रहे हैं। ठीक है, और ये जो है राइटर यहाँ पर कहता है कि ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ कि उन्होंने रिट जो है वो उसको चैलेंज किया स्टेट को। पहले ये लोग कई अरसा तक वहां पर ऐसे ही पेट्रोलिंग वगैरह करते रहे हैं, जब उन्होंने हिसाब लगा लिया कि इट्स ओके है, कोई मसला नहीं है, उसके बाद उन्होंने अब आगे अपनी रिट को मजबूत करना शुरू कर दिया है। लेकिन राइटर यहाँ पर स्टेट को ये मैसेज देता है कि अगर स्टेट ने इनको जवाब ना दिया तो फिर यहाँ पर वही होगा जो हमारे पास में सवात और फाटा के रीजन में हुआ था। वहां तालिबानाइजेशन हो गई थी, यानी कि तालिबान की हुकूमत आ गई थी, फिर हमको ऑपरेशन करना पड़े थे। तो वही ना हो, वही काम हो जाए कि यहाँ पर ये अब सारे के सारे एरिया के ऊपर अपना गवर्नेंस का राज अपना बना ले। तो इसको गवर्नमेंट को, स्टेट को रिस्पॉन्स देना चाहिए। बाहर वार्निंग तो मिल गई ना आपको। नेक्स्ट वो कहता है कि अभी रिसेंटली एक ट्राइबल जिरगा जो है ऑर्गेनाइज करवाया गया, जो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट ने जिसको बैन कर दिया गया है। तो उसने ये कहा था कि ये जो हमारे एरियाज हैं, ये वाले जो बेल्ट हैं ट्राइब्स के, तो यहाँ से जो मिलिटेंट्स हैं वो भी चले जाएं और जो आर्मी है वो भी चले जाएं, और यहाँ पर हम अपने बंदे, अपने इलाके के बंदे जो वॉलंटियर्स हैं, यहाँ की सिक्योरिटी उनके हवाले करेंगे, वो यहाँ पर अपनी सिक्योरिटी देंगे और इस इलाके को महफूज बनाएंगे। और अगर हमें किसी के खिलाफ ऑपरेशन, जैसे टेररिस्ट है, हम इनको खुद ही संभाल लेंगे, आर्मी को यहाँ पर ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन राइटर कहता है ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि वो स्टेट पाकिस्तान गवर्नमेंट की रिट में आता है वो इलाका। तो ये कहना कि यहाँ से सिक्योरिटी फोर्सेस भी चले जाएं, ये गलत बात है। हाँ, टेररिस्ट चले जाएं ये ठीक है। तो बहरहाल इस तरह की बात करता है। मेन बात करने का मकसद ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो टेररिज्म की वेव है बेटा, वो बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही। और अब तो वो आपके इलाके में आकर यहाँ का गवर्नेंस भी कंट्रोल करना शुरू
हो गए हैं। तो टेररिज्म के पर्सपेक्टिव में, पाकिस्तान की जो नेशनल सिक्योरिटी है उसके पर्सपेक्टिव में ये आप चीज़ें जो है लिख सकते हैं। अलार्मिंग रीसर्जेंस, रीसर्जेंस होता है दोबारा से बढ़ना। तो यहाँ पर ये हेल्थ से रिलेटेड बेटा आपका टॉपिक होगा और इसके अंदर डायरिया की जो बीमारी है उसकी बात की जाएगी, तो हेल्थ को ये कवर करेगा आपका, ठीक है। तो डायरिया इसमें क्या होता है, ये आपकी जो ये क्या है, ये सांस वाली नाली जो होती है, सांस का रेस्पिरेटरी सिस्टम आप कह सकते हैं, इसकी प्रॉब्लम की सारी वो बात करेगा। तो कहता है कि काफी 3 डिकेड्स के बाद जो डायरिया है वो दोबारा से जो है पाकिस्तान में आ गया, खासतौर पर कराची में। तो अभी वो कहता है इन्फेक्शन जो है 2015 के अंदर दोबारा से रीसर्फेस हुआ था और 2022 के फ्लड्स के बाद ये ज्यादा बढ़ गया है। 55 चिल्ड्रन जो सिंध के अंदर पिछले साल उनकी डेथ हुई थी, 40 चिल्ड्रन जो है बच्चे जो है उनकी इस साल डेथ हुई है। तो इसमें क्या है कि आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो काफी हद तक डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से आपकी हार्ट भी डैमेज हो जाते हैं। तो इसमें सिम्टम्स की अगर बात करें तो आपका गले के अंदर जो है शोर मतलब कि सूज जाता है, बुखार हो जाता है, आपकी नेक के ग्लैंड जो है वो स्वेल हो जाते हैं। तो इस तरह की आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं। रूटीन वैक्सीनेशन जो है कहता है वो उससे आप लोग जो है बेहतर हो सकती है अगर करवाई जाए, लेकिन यहाँ पर रूटीन वैक्सीनेशन का जो रेट है बच्चों को वो बहुत नीचे जा चुका है, 37% जो है तकरीबन बलोचिस्तान में हो चुका है। तो वैक्सीन की कवरेज जो है वो बहुत थोड़ी है, जिसकी वजह से पेशेंट्स को ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा प्रॉपरली और ये बीमारी जो है ये फैलना शुरू हो गई है। इनसफिशिएंट नंबर ऑफ वैक्सीनेटर्स सिंध के अंदर हैं, जहां पर 3500 के अगेंस्ट 12,000 हैं। यानी कि 12,000 डिमांड है लोगों की, उनको वैक्सीनेशन करवाई जाए, लेकिन सिर्फ 3,500 करवाई जा रही है। तो वैक्सीनेशन कम होने की वजह से ये बीमारी फैल रही है। तो इसमें क्या किया जा सकता है, वैक्सीनेशन की ड्राइव जो है उसको बेहतर बनाया जा सकता है, खास तौर पर बच्चों को वैक्सीनेशन करवाई जा सकती है, पब्लिक अवेयरनेस दी जा सकती है, पेरेंटल कोऑपरेशन एंड पैरामाउंट वालदैन को समझाया जा सकता है, क्योंकि ज्यादातर वालदैन जो होते हैं वो वैक्सीनेशन नहीं अपने बच्चों की करवाते। और अभी 2.5 लाख रिपोर्ट ऐसे केसेस हुए हैं, जिसमें सिंध के अंदर सिर्फ 2.5 लाख केसेस ऐसे हैं कि जिन्होंने वैक्सीनेशन अपने बच्चों को करवाने से इनकार कर दिया है। तो ये एक चीज है इसमें कि कोई भी आपके मुल्क के अंदर जैसे कोरोना है या कोई और बीमारी आती है, तो वैक्सीनेशन का प्रोसेस एक होता है, उसको अवाम को चाहिए कि उसके साथ कोऑपरेट करे, फिर ही हम इन बीमारियों से बच सकते हैं। तो ये था आपका थर्ड ओपिनियन। और बाकी कोई भी इश्यू हो, ये व्हाट्सएप नंबर है, इसके ऊपर आप लोग जो है बेटा डिस्कस कर सकते हैं। बाकी बेटा आप लोग ये जो दूसरे आपके ओपिनियंस की मैं बात कर रहा था, इनके लेक्चर्स आप लोग जरूर सुने। 2-3 दिन के अंदर आप पूरे के पूरे महीने के ओपिनियंस जो है उनके लेक्चर सुन सकते हैं। 2-3 दिन का टाइम होता है, उसके अंदर अंदर आप सारा जो 25-30 लेक्चर जितने भी होते हैं आप लोग सुन लेते हैं। और ये बेनिफिशियल आपके लिए इसलिए रहेंगे कि आपका एक स्ट्रॉन्ग बेस डेवलप कर देंगे कि दुनिया हकीकत में क्या है, रियलिटी क्या है, ये जो नोट्स में चीजें पढ़ते हैं वो क्या है और रियल वर्ल्ड क्या है। तो ऐसे में डिमांड होती है रियलिटी बेस्ड चीजों की, फैक्ट्स एंड फिगर्स की नहीं सिर्फ, ठीक है। तो इसलिए आप लोग जो है जरूर इसमें रजिस्टर हों और इसको सुने, और इंशाल्लाह आपको इससे बेनिफिट मिलेगा। पहले 1 महीने का लें, उसको सुने, अगर बेनिफिट मिले फिर नेक्स्ट सुने, ठीक है। और फिर साथ साथ जैसे हम डेली लेक्चर्स अपलोड करते हैं तो वो डेली के डेली आप लोग सुनते जाएं। इंशाल्लाह आपको ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। सो थैंक यू वेरी मच। अगर ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर हाज़िर होंगे, तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।